इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर नंबर 6। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, गॉस लॉ के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मिला करके हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, इधर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है हमें, किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसकी वैल्यू हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताएगा कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक सरफेस है ना, यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, जैसे कि ये मैंने ले लिया। ठीक है, इस तरीके से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। अगर मैं इस सरफेस को इस तरीके से इसमें रख दूं तो इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी वो क्वांटिटी कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो ध्यान से, अब जब मैं सरफेस को ऐसे रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे जो पास होने वाली फील्ड लाइंस होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर इसको मैं इस तरीके से रख दूं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही होगी, इधर जीरो। अगर किसी एंगल पर रखूं तो एक्चुअल में जीरो और ये मैक्सिमम वैल्यू के बीच में उसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through given surface। किसी भी सरफेस से पास होने वाली लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो एक जनरल केस लेते हैं, मैं वही वाला जनरल केस ले रहा हूं कि हम किसी एंगल पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब एंगल अगर 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा उस हिसाब से हम बाकी सारी फील्ड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक सरफेस ले रहा हूं इस तरीके से, ये सरफेस है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इस तरीके से हमारे पास ये सरफेस है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर। आप लोगों को पता होगा एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, देखो अगर मेरे पास ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस तरीके से एरिया को रखूं तो सरफेस एरिया वेक्टर किधर आएगा, उधर की तरफ। अब ये अगर मैंने सरफेस को ऐसे रोटेट कर दिया तो एरिया वेक्टर किधर चला जाएगा, उधर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एक एंगल बन रहा है हम जिसकी वैल्यू कितना मान लेते हैं, उसको हम थीटा। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा किस तरीके से होगा, तो फ्लक्स को हमने डिफाइन कर रखा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर कितना होगा, ए कॉस थीटा। अरे ये पता है ना, थीटा साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस कंपोनेंट। तो ये ए कॉस थीटा और ये वाला कैसा, ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा लिया। अब ध्यान से देखो तुम लोग, क्या ये ई ए कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा। मैंने रिवर्स किया और कुछ नहीं किया। अब ध्यान से देखो, ये डॉट क्या बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। और भाई जाहिर सी बात ये भी है कि जब ये बताएगा कि यार 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई है या 2000, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है, एक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात करते हैं, इसकी एक और फॉर्म है, या आप इस तरीके से लिखो या फ्लक्स को दूसरे फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। टोटल फ्लक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कुछ नहीं किया, मैंने इंटीग्रेट कर दिया टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, अब फ्लक्स की एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी भाई साहब, इसकी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्या बात समझ में आती है, किसी भी सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मेरी बात समझो, इसी को केस को उठाते हैं हम, इस वाले मेन केस को। इधर अगर थीटा 0 डिग्री है, इसका क्या मतलब है, थीटा 0 का मतलब क्या है कि एरिया, जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, तब थीटा कितना हो जाएगा, 0। ऐसे केस में फ्लक्स जो पास होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम ई ए कॉस 0 डिग्री। अब देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो मैक्सिमम फ्लक्स जब पास होगा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। अब देखो इधर एक क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके से बोलूं कि यार फ्लक्स बताओ कितना पास होगा अगर सरफेस परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये वही केस है। अभी मैंने बोला पैरेलल, परपेंडिकुलर देखो क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, सरफेस ऐसे रखा है, तो सरफेस कैसा है, परपेंडिकुलर।
सरफेस कैसा है, परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया वेक्टर किस तरीके से है, पैरेलल। तो ये चीज ध्यान रखना। इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। अच्छा, मिनिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो मान लेते हैं कि उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, जीरो। कब होगा, इसमें मैक्सिमम, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम। अब इधर एंगल कितना बन रहा है, ढंग से देखो, एरिया वेक्टर ऊपर की साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड, दोनों में बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो जब एंगल दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्या बात समझ में आई। अब बात करते हैं गॉस लॉ की, पहले आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, फ्लक्स क्या बताता है, किसी भी सरफेस से भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। अब देखो गॉस लॉ समझते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ को हम कहाँ यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, किसी भी r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वो कितनी होती है, वो होती है KQ बाय आर स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। तब क्या हो, अगर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी सरफेस पर हो, यानी कि मान लो इस शीट की वजह से निकालना है ना, इस शीट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करके यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं गॉस लॉ क्या है, फिर इसकी एप्लीकेशंस की बात तो हमें करनी है। चलो हेडिंग लगाओ, गॉस लॉ। गॉस लॉ, देखो इंपॉर्टेंस मैंने बताई कि जब भी क्या नाम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो किसी सरफेस पर, है ना, वहां पर हम गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज सरफेस देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसके सेंटर पर मैंने चार्ज रखा है Q। अब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, यानी कि देखो इस तरीके से जब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली हर जगह, तो इसका क्या मतलब है कि इस सरफेस से एक फ्लक्स पास हो रहा है। तो उस फ्लक्स की वैल्यू, गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, वो एक तो इस तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फ्लक्स किसी सरफेस से जो पास होगा वो बराबर होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय किसी सरफेस के और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। ये Q क्या है, चार्ज enclosed by गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है, इसकी बात करेंगे। देखो जैसे कि मान लेते हैं मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इससे, तो मैं एक सरफेस लूंगा ना कि जहां से मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, उसी सरफेस का क्या नाम रख दिया हमने, गॉसियन सरफेस। चलो देखो इसका प्रूफ हम करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, वही मैं वापस से वही केस ले रहा हूँ, एक स्फेयर है जिसके सेंटर पर चार्ज रखा है Q, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इस तरीके से पास हो रही होगी, है ना। मैं निकालना चाहता हूँ कि कितना टोटल इससे फ्लक्स पास होगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक छोटे सा सरफेस लेता हूँ, गॉसियन सरफेस। इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो इस छोटे से गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो फ्लक्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, E DA, जब डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा, cos, और थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, 1। तो यहां से देखो दूसरा, r डिस्टेंस दूर, हर जगह r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्या, हर एक पॉइंट पर स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर सेम होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और DA। ध्यान से देखो, एक गॉसियन सरफेस है, आप छोटे छोटे एरिया हर जगह से कट करोगे, जब उसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या इतना समझ में आता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। देखो r डिस्टेंस दूर निकाल रहे हो ना, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना था, 4 पाई r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। देखो फ्लक्स जो आ रहा है इस बॉडी पर, है ना, इस बॉडी से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो देखो डिपेंड ही नहीं कर रही है इसकी रेडियस पर, यानी कि डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता फ्लक्स।
फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्वियसली मीडियम तो है कि कितना सरफेस ने चार्ज क्लोज कर रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस वाला स्फीयर है, इसकी रेडियस को डबल कर दूंगा तो फ्लक्स क्या डबल हो जाएगा? आंसर है नहीं, है ना, कि फ्लक्स तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर क्यू चार्ज को 2Q कर दूं, 2 कूलम चार्ज या 2Q नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, चार्ज डबल करूंगा तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी? डबल, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? डबल। तो वापस से समझ में आता है गॉस लॉ क्या बताता है हमें कि किसी भी क्लोज सरफेस से या गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। अच्छा, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ध्यान रखो, ये सिर्फ थ्योरी लेक्चर्स है। इसके न्यूमेरिकल्स आपको एक नई प्लेलिस्ट में हमने बनाए ताकि आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी है वो इंक्रीज हो, है ना। तो ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं रख रहा हूँ थ्योरी, ताकि आपको ज्यादा ऐसा ना लगे कि 1-1 घंटे के लेक्चर देखने पड़ रहे हैं। इसलिए हमने इस लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो कम करी है और थ्योरी प्लेलिस्ट को अलग से रखा है। तो आप हर लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना। वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए मैं आपसे मिलूंगा, वहां पर हम बहुत सारी टेक्निक्स की भी बात करेंगे, किस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, चलो आप देखो बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो हेडिंग लगाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो चार्ज जब किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो टोटल 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मार्कर खत्म हो गया, दूसरा चेंज करते हैं, है ना। 3 तरीके से हो सकता है। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, समझते हैं क्या है। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं सिग्मा। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, जब चार्ज किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो उधर हम कौन सी डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे? लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो गया? dq बाय dl। समझते हैं, एक लेंथ है जिसके ऊपर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमने एक छोटी सी लेंथ काट ली dl। इस dl पर कितना चार्ज है? dq। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इधर हमने क्या रख दिया? लैम्डा। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट की बात करोगे, एसआई यूनिट क्या आएगी? एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज की यूनिट है कूलम, लेंथ की यूनिट है मीटर, तो ये क्या बन गया बेटा? कूलम मीटर। क्या बात सही है? अब इधर देखो, इसी तरीके से सिग्मा क्या होगा बेटा? चार्ज पर यूनिट एरिया। छोटा सा एरिया मैंने क्या मान लिया? डी। एसआई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? रो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, किसी छोटे से डीवी वॉल्यूम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रो का। देखो अब इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। क्या बात समझ में आती है? लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो अब इस क्लास में मैंने एक बड़े से टॉपिक को डिफरेंशिएट करके पढ़ाया है आपको। सबसे पहले मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया, फिर मैंने गॉस लॉ पढ़ाया, फिर मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, जहां मैं आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या है वो समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।